हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप सब सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। माई सब समीर चौरसिया करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम GMC आजमगढ़ और मैंने अपने नीट में 666 मार्क्स स्कोर किए थे और मेरे पर्टिकुलरली फिजिक्स की बताऊं तो मैंने 170 मार्क्स स्कोर किया था। और आज हम अग्निफिर सीरीज़ के टॉपिक 2 पे हैं जिसमें मैं काइनेमेटिक्स 2D के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। और ट्रस्ट में यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर तुम लगाते हो तुम्हारा मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है और तुम कहीं ना कहीं पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार पेपर हार्ड साइड में रहेगा, इजी साइड में रहेगा, या फिर क्वेश्चंस वगैरह जो फ्रेम होंगे कैसे फ्रेम होंगे। नीट 2025 में मैंने बताया था कि 45 में सिर्फ 10 सवाल थे जो कि मतलब हार्ड थे, जिसमें से 5 छोड़ने वाले थे और 5 सवाल जो कि हार्ड के कैटेगरी में थे, लेकिन स्टिल 35 क्वेश्चंस थे उसमें जिससे तुम्हारे इनफ मार्क्स बन सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी को, इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करने के तरीक़ों को हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में जानेंगे एंड आई विल बी टेलिंग यू कितने सारे ट्रिक्स जो तुम लगा सकते हो और इतने जल्दी सवाल सॉल्व कर लोगे ना, ट्रस्ट मी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, चलो पेन का कलर चेंज करते हैं। देखो, मोशन प्लेन का पहला सवाल है द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 10t। ठीक है, अब ये कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस का दिया हुआ है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का दिया हुआ है पोजीशन, जैसा कि मैंने बता के रखा है कि देखो तरीका है क्या है इसको सॉल्व करने का। तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग तरीके से सोचोगे, एकदम एक्स एक्सिस अलग है, वाई एक्सिस के लिए अलग एक्सेलरेशन निकालोगे। जैसा कि तुम्हें पता है कि तुमको वेलोसिटी निकालने के लिए ds/dt करना पड़ेगा, ds/dt, जिससे तुम्हारा आ जाएगा 5 माइनस 4t। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएगी वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस की है 10। ठीक है, अब एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में आ जाएगी तुम्हारी -4 और यहाँ पे एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में आ जाएगी 0। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 हो गई, एक्स एक्सिस में -4 हो गई। हम यहाँ पे देखेंगे, हाँ -4 दिया हुआ है, टिक करके हम बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। ठीक है, ये क्वेश्चन पता है जनरली लोग बड़ा समझ के छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं है यार। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको लास्ट में सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में जितना टाइम लगेगा ना, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आती रहेगी तो लिटरली यार तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है। अगर तुम्हें आती होगी तो तुम झट से कर ले जाओगे, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक बार रीड करके तुम इसको लास्ट के लिए छोड़ देना। लास्ट के जो राउंड होते हैं ऐसे सवाल लगाने होते हैं। खैर हम अभी लगाएंगे 4 sin 2πt। ठीक है, 4 cos ठीक है, वेयर आर इज मीटर टी ठीक है ठीक है ठीक है। लॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सेस, हाँ ये अच्छा है। ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है। अब मुझसे ये पूछा है ऑप्शंस में क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग के बारे में मुझसे पूछा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, इसमें से कोई 4 में से एक ही होगा जो रॉन्ग होगा। देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना, ये भी ठीक है। पाथ जो सर्कल का रेडियस कह रहा हूँ 4 मीटर है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलॉन्ग -r, ये तो ठीक है यार, एक्सेलरेशन वेक्टर इतना होगा और रेडियस जो है वो भी सही दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस क्योंकि यह जो मैग्नीट्यूड होती है, एप्टीट्यूड मैग्नीट्यूड जो भी कह दो उसको कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v²/r वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये तो तुमने सर्कुलर मोशन में पढ़ाई था कि ये होता है। तो यार इसको बिना सॉल्व किए मुझे लग रहा है कि पहला वाला आंसर है, लेकिन स्टिल हम सॉल्व करेंगे इसको। चलो खैर, इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अगर मुझसे निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं। आई होप सो तुम्हें डिफ्रेंशिएशन आती होगी।
ठीक है, ये तुम्हारी आ गई वेलोसिटी। अगर मैं कहूँ एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम्हें, या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का है ना, चलो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका बेसिकली आंसर सीधे आ जाएगा 8 पाई। क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 8 पाई मीटर पर सेकेंड। यार ये तो सही आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये तो सही है, मैग्नीट्यूड तो सही है इसका। पाथ ऑफ पार्टिकल 4 मीटर है, ये भी सही है। एक्सेलरेशन द वेक्टर इज अलोंग -r, ठीक है यार ये। मैंने भी चेक किया, इसमें एक्चुअली सारे ऑप्शन सही हैं। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे 8 पाई ना लिख के 8 मीटर पर सेकंड लिखा था, लेकिन यहाँ पे जहाँ से मैंने क्वेश्चन पे से कॉपी किया है वहाँ पे 8 पाई था। तो हालांकि यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। जो असली जो पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें यहाँ पे 8 था, तो इस हिसाब से आंसर नंबर 1 है इसका। लेकिन यहाँ के अगर हम लोग इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 8 पाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। तो उसको यार चलो एज़ यूजुअल इसको स्पेस के लिए इसको कम करते हैं, यहाँ पे इसको रिसाइज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। द पार्टिकल इज मूविंग सच दैट द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इतना एट टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इतना है और इतना है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर वी एवरेज फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 तक। बहुत ईजी है। तुम्हें पता है एक चीज़ यहाँ पे ट्रैप दिया हुआ टाइम वेस्ट करने के लिए, जैसे कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो पार्टिकल का जो पोजीशन है xy पे वो है तुम्हारा 2 और 3, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो पोजीशन है वो है 6 और 7। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे तुम्हारा पोजीशन है 13, ठीक है। वेलोसिटी एवरेज तुम्हें पता है क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, सिंपल। ये तो बेसिक चीज़ है जो सबको पता होती है। अब यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेने का मतलब ही क्या था, जब मुझे इनिशियल और फाइनल से ही मतलब है तो हम इनिशियल फाइनल निकालेंगे। जैसा कि तुम्हें पता है डिफरेंस हम अलग अलग एक्सेस का निकालेंगे। एक्स एक्सेस में उसने कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए 11 आई कैप, वाई एक्सेस में कितनी डिस्प्लेसमेंट की है 14 - 3 11 जे कैप, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप, और टोटल टाइम इसने कितना लिया है 0 से 5 सेकेंड की बात हो रही है तो 5, यही आंसर है हमारा। तो 11/5 आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ पे कुछ ट्रैप्स भी बिछाए जाते हैं जिससे आपको बच के रहना है। ऐसे ट्रैप से कृपया बच के रहें, पेपर में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अब बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, ठीक है। एक बॉडी है जो कि ईस्ट में जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब 10 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड हो गई है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, हम निकाल लेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड लेट इट बी। एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे, हम लोग ध्यान रखना कि जब काइनेमेटिक्स 2D या फिर ऐसी चीज़ें बात करते हैं जहाँ पे वेक्टर आ जाता है तो हम पोजीशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो पोजीशन का ध्यान रखते हुए हम करेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। v फाइनल मुझे पता है 40
जे कैप है -30 आई कैप है अपॉन टी क्या है, कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद। ठीक, 10 सेकंड बाद अगर मुझे अब तो यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा नेट मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 1 जो कि आ जाएगा 50, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है ध्यान से। ठीक है, a particle in x and y plane according to rule x a sin omega t and y a cos omega t, the particle follows elliptical path, circular path, parabolic path, straight line। ठीक है, अब निकाल लेते हैं यार। अगर x दिया हुआ है a sin ओमेगा t, y दिया हुआ है a cos ओमेगा t, तो क्या मैं x बाई a को sin ओमेगा t लिख सकता हूँ एंड सिमिलर y बाई a को cos ओमेगा टी लिख सकता हूँ। हाँ, अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 मानता हूँ, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर ए को भी मैं 1 मानूंगा, एकदम मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी जस्ट प्रूफ किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, जिसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए कह सकता हूँ। ये जो इक्वेशन है, क्या तुम्हें लग नहीं रहा है कि ये इक्वेशन सर्कल की है, सर्कुलर पाथ की है? बहुत बढ़िया यार, तो मुझे पता चल गया कि सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ एक ऑप्शन सही है जो कि है सर्कुलर पाथ। तुम्हें ये चीज़ तुमने कहाँ पढ़ी होगी? ये चीज़ तुमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी यहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A particle starting from origin 0 0 moves in a straight line in x and y plane. Its coordinates at a later time इतना पे, चलो ठीक है यार, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, कह रहा है पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे इस पोजीशन में था, फिर कुछ समय बाद वो √3 और 3 पे आ गया। √3 मतलब x एक्सेस में उसने √3 चला है और y एक्सेस में उसने कुछ कहीं 3 चला है, मतलब पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, x, y √3, 3। ठीक है, द पार्टिकल मेक्स एंगल विथ x एक्सेस। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। यहाँ से पूछा x एक्सेस से उसने कितने एंगल बनाई है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 पता है, बेस √3 हमें पता है, tan थीटा इज इक्वल टू √3। ये कब आता है? ये तब आता है जब थीटा तुम्हारा 60 डिग्री होता है। लो, आंसर आ गया। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with the horizontal, it can travel a distance of x1 along the plane, but when inclination decreases to 30 degree, the same object is shot with the same velocity can travel x2 distance। ठीक है, x1 और x2 के बीच में रेशियो पूछा हुआ है। कह ये रहा है कि ये दो इंक्लाइन प्लेन है, ये दो इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इंक्लिनेशन तो मैंने दोनों की सेम कर दिए ऐसे। हाँ, ये दो इंक्लाइन प्लेन है, एक का एंगल है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, एक का एंगल है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। एक पार्टिकल है जिसको यहाँ से शॉर्ट किया गया है, यहाँ से शॉर्ट किया गया है, जिसकी वेलोसिटी सेम है। वो यहाँ तक रिटार्ड करते 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 यहाँ तक पहुँचा, डिस्टेंस ने x1 ट्रैवल किया है। फिर ये भी यहाँ तक रिटार्ड करते करते यहाँ तक पोजीशन पे आया, तो इसका पोजीशन x2 आया है। ठीक है, अब ये कह रहा है x1 x2 के बीच में रेशियो निकालना है। हमें पता है यहाँ पे नेगेटिव एक्सलेशन में, मतलब रिटार्डेशन में mg साइन 60 डिग्री लग रहा है, यहाँ पे mg साइन 30 डिग्री लग रहा है, यही इसको रोक रहा है। वेरी सिंपल, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर मुझे पता है 0 है। ठीक है, एक बार यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। वी स्क्वायर 0 है, तो माइनस यू स्क्वायर हम पहले बॉडी का लिखेंगे और दूसरे केस का लिखेंगे। ठीक है, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन क्या लग रहा है नेगेटिव, माइनस mg साइन 60
S1 क्या है, x, ये पहले का ये दूसरे का, माइनस mg/2 x2, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक, ये कट जाएगा, 2 चला जाएगा यहाँ से, डिवाइड/2 mg नेगेटिव सब कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे, x2 इज इक्वल्स टू √3x1, और x1 x2 के बीच में रेशियो पूछा है 1/√3, और मैं √3 में जहाँ से देखा मैंने टिक कर दिया। इट वॉज दैट सिंपल। इसको करने के लिए तुम्हें मुश्किल से 2 मिनट लगना चाहिए, मुश्किल से 2 मिनट, लेकिन ये सवाल आराम से हो जाएगा। दिस वॉज नॉट हार्ड। बाकी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पार्टिकल एज इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, u दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो मैं एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। अच्छा, तो ये रहा फॉर्मूला लग जाएगा u प्लस AT, ठीक है। हम अलग अलग एक्सेस के लिए निकाल सकते हैं। सबसे पहले x एक्सेस के लिए निकाल लो, u क्या है 2 प्लस a क्या है 0.3, t क्या है हाँ ठीक है, तो 5 हो जाएगा 5i कैप, और y एक्सेस के लिए निकाल लो 3 प्लस 0.2 इंटू 10, ये 5j कैप आ जाएगा, तो v नेट कितना आ जाएगा 5i कैप प्लस 5j कैप। अगर नेट कह देगा तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5√2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i कैप एंड हैज़ अ एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 इतना एंड स्पीड ऑफ, ये देखो ये सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है ये, तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, ठीक है। A man is slipping on a frictionless inclined plane and a bag falls down from the same height. Then the velocity of both is related as Vm is equals to, ठीक है, ठीक है ये। अच्छा, ये कह रहा है कि एक बैग है, एक इंक्लाइन प्लेन पहले बना लेते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। एक बैग है जो कि ऊपर से नीचे तक आया है, यहाँ से एक h हाइट है, h हाइट है, वो यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया, ये बैग यहाँ से यहाँ तक आया है, यही बैग यहाँ से यहाँ तक आया है। अब पूछा है कि वेलोसिटी नीचे जाने की क्या दोनों की सेम है, मतलब यहाँ तक जो आया है बैग, यहाँ मान लो va मान लेते हैं, वेलोसिटी मैन इज स्लिपिंग ऑफ फिक्शन, हाँ, जैसे कि यहाँ पे एक आदमी है, वो आदमी यहाँ से स्लिप करके यहाँ तक आया है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन कह देते हैं इसको, और ये वेलोसिटी ऑफ बैग कह देते हैं। अब ये कह रहा है va और vm और vb के बीच में रिलेशन पूछा है कि क्या बताओ vm vb उसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर क्या दोनों बराबर हैं। तो हम चलो इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं थोड़े से लॉजिक से। देखो मुझे तो पता है दोनों सेम होंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे बता के निकल जाऊँगा तो क्या ही मतलब है तुम्हारा इस वीडियो को देखने का। चलो समझाता हूँ मैं। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन लग रहा है mg साइन थीटा, ठीक। और ये हाइट जब h है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x मान लेते हैं। तुम्हें पता है x साइन थीटा जब करेंगे, x का कंपोनेंट अगर वर्टिकल में निकालेंगे तो हाइट के बराबर हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा h बाय साइन थीटा। बहुत बढ़िया, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है। मुझे ये हाइट पता चल गई, मतलब ये डिस्टेंस पता चल गई, एक्सेलरेशन पता चल गया, तो मैं क्या वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, इनिशियल 0 है, ठीक। तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ v² u² 2s। v मुझे पूछा है, एक्सेलरेशन क्या है mg साइन थीटा बाय m, मतलब g साइन थीटा, बेसिकली g साइन थीटा। s क्या है h बाय साइन थीटा, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी आएगी पहले केस में, वेलोसिटी का स्क्वायर वैसे बेसिकली साइन थीटा से साइन थीटा 2gh आ गई, ठीक है। इस केस में अगर मैं निकालूँ तो मैं इस केस में निकालूँ, नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है g का, हाइट पता ही है
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वी स्क्वायर यू दिए तो 0 है, एक्सेलरेशन g है और हाइट क्या h, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh है। देखो क्या है, दोनों सेम है गई, सेम हो गई। ये तो काइनेमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से बताया हो। अगर मैं वर्क एनर्जी पावर में ये वाला सवाल करा रहा होता तो मैं उसमें बताया होता कि यहाँ से यहाँ तक आने में हाइट सेम डिक्रीज़ हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम कम हुई होगी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी जब सेम कम हुई है तो काइनेटिक एनर्जी सेम बढ़ी होगी। और यहाँ पे कहा है कि ये फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शनलेस है तो कहीं और एनर्जी कंजम्पशन नहीं हुई है, तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली है। चाहे तुम ऐसे आओ, चाहे ऐसे आओ, चाहे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आओ, स्पीड सेम होगी। खैर, इस सवाल को हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में। चलो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसके बाद आएगा प्रोजेक्टाइल, फिर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवा के रखे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से रिलेटेड है तो हो जाता है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन चलो प्रैक्टिस करते हैं इसकी। इसमें क्या कह रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। चलो पहला सवाल है द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर। देखो यहाँ पे तुम्हें एक्सेस और कंपोनेंट्स को तोड़ के ही सॉल्व करना पड़ेगा, और ये वही तरीका है जो कि बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके सवाल जनरली लोग गलत करके आते हैं, लेकिन जब तुम कंपोनेंट्स और लॉजिक लगा के करोगे ना तो तुम्हारा सवाल गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके कंसेप्ट बहुत ईजी है। स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्विमर की जो स्पीड है स्टिल वाटर में 20 मीटर पर सेकेंड है। चलो आते हैं चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में नदी बह रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, मतलब कहीं यहाँ खड़ा है इंसान, यहाँ खड़ा है, and wishes to cross the river along the shortest path पे, the angle at which he should make his stroke with respect to north is given by। बहुत easy है, अगर ये नदी है और इस व्यक्ति को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब अपोजिट यहाँ पे जाना है, तो देखो अगर उसको यहाँ से यहाँ पे जाना है, जैसे उसको यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है, नदी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, नदी बह रही है, तो अगर वो सीधा तैरेगा तो वो कभी सामने नहीं पहुँच पाएगा, वो कुछ इधर जाएगा कहीं पे। अगर उसको एकदम अपोजिट में जाना है तो उसको थोड़ा सा इधर तैरना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जिससे इसकी इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट बनेगा। एक कंपोनेंट बनेगा सामने की तरफ, वाइट वाला जो है ये इंसान का कंपोनेंट बनेगा सामने की तरफ, और एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ, मतलब कुछ ऐसे, बेसिकली ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये है नदी, ये है इंसान, और इसका 2 कंपोनेंट वेलोसिटी का ये। अब इसको भूल जाओ, अब इसको तुम भूल जाओ इंसान को, क्योंकि तुमने उसके वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। ठीक है, अब जब उसको यहाँ से यहाँ जाना है तो इस वेलोसिटी की वजह से जाएगा, और ये वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ द रिवर को कंपनसेट कर देगी, तो सिर्फ ये वेलोसिटी बचेगी जिससे वो क्रॉस करेगा नदी को। समझ में आया? तो बेसिकली वो इस कहीं डायरेक्शन में जा रहा है, वी मैन, और यहाँ थीटा मैं यहीं से लूँगा क्योंकि यहीं से थीटा पूछा है नॉर्थ से। एक कंपोनेंट आएगा वी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आएगा वी साइन थीटा। वी साइन थीटा जो होगा वो 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, तभी वो जा पाएगा। ठीक है, मुझे वी दिया हुआ है, वी स्टिल वाटर में 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। साइन थीटा मुझसे पूछा है 10, मुझे पता ही है, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब वही है 30 डिग्री वेस्ट, सिंपल 30 डिग्री वेस्ट की तरफ है। ठीक है,
अब आते हैं, टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी क्या है? हाँ, ए एंड बी एक डिस्टेंस है। दो लड़के ए और बी डिस्टेंस के बीच में खड़े हैं। कौन है भाई? खड़े हैं, ठीक है। द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ए बी विथ वेलोसिटी v1। जो बी पे जो बंदा खड़ा है वो दौड़ गया परपेंडिकुलर, मान के चलते नीचे की तरफ दौड़ गया, ठीक है, विथ वेलोसिटी v1, ठीक है। द बॉय एट ए स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v एंड कैचेस द अदर इन टाइम t। ठीक है, ये लड़का भी दौड़ा इस तरफ v2 स्पीड से और इसने इसको कैच कर दिया, मतलब ये दौड़ के यहाँ तक आया होगा और ये दौड़ के यहाँ तक आया होगा। तो ये जितनी देर में यहाँ तक आया होगा टी टाइम में, उतनी देर में ये भी तो यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में आया ही होगा ना, और ये यही टी टाइम पूछ रहा है। तो क्योंकि अगर तुम्हें पकड़ना है किसी को, अगर वो यहाँ से यहाँ तक चला है तो तुमको भी सेम टाइम में आना पड़ेगा ना वापस, स्पीड तुम्हारी ज़्यादा ही होगी। तो सिंपल है, तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से मान लो चलिए सी हो गया पॉइंट, ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v इंटू टी, और बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी v1 इंटू टी। ठीक है, तो ये तुमको कहीं पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लग रहा है? एग्जैक्टली सही लग रहा है तो सही लग रहा है। ए स्क्वायर प्लस वी वन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 टी का स्क्वायर। यहाँ से तुम इक्वेट करके टाइम निकाल सकते हो। ये इतना मैं तुम पे छोड़ दे रहा हूँ, इतना तो तुम कर ही सकते हो। तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी यार तुम्हारी भी। एक्टिव लर्निंग पे विश्वास करो, एक्टिव लर्निंग, साथ में सॉल्व करते रहो क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बहुत अच्छा है कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी है। क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दिया है पेपर वाला। ये 2 बार रिपीट हुआ, 1998 में रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। द विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 1 किलोमीटर। ठीक है, द विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 1 किलोमीटर। यहाँ पे जो रिवर की विड्थ है वो है 1 किलोमीटर। द वेलोसिटी ऑफ बोट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। कोई इंसान इसको पहली बार पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा है, जो कि है 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन चलो आगे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब ये खुद रिलेटिव ही दिया हुआ है। द बोट कवर्ड विथ ऑफ रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम में चलने के लिए वो यहाँ से चलना शुरू किया होगा, एक नाव वाला यहाँ से चलना शुरू किया होगा, लेकिन वो यहाँ ना पहुँच के यहाँ पहुँचेगा कहीं पे, वो कहीं यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पहुँचेगा। यहाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वी आर है, मतलब वी नेट कह सकते हो, वी आर कह सकते हो, वी नेट में कहता हूँ, ठीक है। वी आर नहीं कहोगे, वी आर तो रिवर हो गया, ये वी नेट है, ठीक, ये वी नेट है, ठीक। अब ये कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर जाने के लिए उस इंसान ने 15 मिनट में कर लिया, जैसे कि बता के रखा हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए वो यही पाथ फॉलो करेगा, मतलब इसी रास्ते पे अल्टीमेटली एक्चुअल पाथ ये है उसका। ये तो उसका डिसाइडेड पाथ था, किस पाथ पे वो चलना चाहता है, लेकिन रास्ते में इतनी सारी कठिनाइयाँ आई हैं तो उसका डायरेक्शन थोड़ा सा बदल गया। ये डिसाइडेड पाथ है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है यहाँ पे जो टाइम लगा है वो लगा है 15 मिनट, मतलब 1/4 आवर। अब ये मुझसे पूछा है वेलोसिटी द स्पीड ऑफ द वाटर इन द स्ट्रीम, पानी की स्पीड पूछा, मतलब वी आर बेसिकली पूछा है मुझसे। मुझे ये पता है कि ये 5 है, तो निकाल सकते हैं। बहुत आसान हो गया यार। यहाँ पे कैसे आसान हो गया मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो। चलो, जैसे कि ये मैं कहूँ, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, ये थीटा, हाँ थीटा यहीं से ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बेस, यहाँ से नहीं बनाते यार, फिर वो भी निकालना पड़ेगा। यहाँ से थीटा लेता हूँ तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक। अगर मैं कॉस थीटा देखूँ तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, कौन कौन से, एक बन रहा है ये VM, ये बन रहा है VR, ये बन रहा है VNet। एक बन रहा है ये एक्चुअल डिस्टेंस जो कि है 1 किलोमीटर, ये बन रहा है जो एक्चुअल कह रहा हूँ, ये विथ है 1 किलोमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो कितना है, 5 किलोमीटर दिया है ना, कहाँ है, हाँ 5 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर इंटू मतलब 5/4 किलोमीटर ये दिया हुआ है, और ये कुछ ड्रिफ्ट है उसकी, जिसने ड्रिफ्ट किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मैं कॉस थीटा निकालूँ दोनों केस में, एक आ जाएगा बेस VM/VN इज इक्वल्स टू 1/5/4, ठीक। VM मुझे पता है, VM मुझे एक्चुअली में नहीं पता है क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। अगर मुझे VM निकालना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। VM मुझे पता चल गया, VM मैं निकालूंगा अभी। VN मुझे नेट दिया हुआ है, नेट दिया गया 5, मुझे नेट पता चल गया, नेट है मेरा 4, नेट कह रहा हूँ, मुझे VM पता चल गया जो कि 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। मुझे VN दिया हुआ मुझे और VM पता है, तो मैं क्या VR नहीं निकाल सकता हूँ। VN जो है वो मतलब जो नेट वेलोसिटी है वो VM का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर होता है। तो VN मुझे पता है जो कि है 5 रूट वेलोसिटी ऑफ माइन मुझे पता चल गई है जो कि है 4 का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो क्या 25 माइनस 16 VR स्क्वायर निकाल लो, 9 का रूट आएगा 3 आएगा आंसर। 3 दिया हुआ है कहीं, हाँ 3 दिया हुआ है, लो आंसर आ गया। यार इसको तो अब मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, खैर कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो बेसिकली ये सवाल था, यहाँ पे बस कैच क्या था, ये हार्ड क्यों हो गया है सवाल, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन aiming to reach exactly opposite point of the bank swimming with the speed half meter per second at an angle 120 with direction of the flow of the water, the speed of the water in the stream। अच्छा देखो क्या कह रहा है, सिंपल है, वही सवाल जो मैंने अभी बताया था कंपोनेंट बैलेंस करने वाला। एक बंदा है जो कि नदी पार कर रहा है, उसको एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना है, अपोजिट मतलब यहाँ से यहाँ पे अपोजिट पहुंचना है। नदी जो बह रही है, नदी जो एक्चुअली में बह रही है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस बंदे को यहाँ पहुँचना है तो कहीं ना कहीं इसको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब वो उसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा जो कि हो जाएगा VM cos थीटा और एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा VM sin थीटा। जब VM sin थीटा बैलेंस करेगा VR को, तभी तो वो इंसान सीधी उसका सीधा वाला कंपोनेंट उसको नदी के उस पार ले जा पाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट में। तो VM मुझे दिया हुआ है जो कि है हाफ, और एंगल है कितना 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, मतलब यहाँ से, मतलब ये पूरा एंगल 120 और ये वाला एंगल मैंने थीटा लेके रखा है। ये जब 120 है ये 90 है तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, सिंपल है। तो हाफ, तो बेसिकली VR हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ये सवाल था, आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये वाला सवाल। ये क्या सारे सवाल, ये सवाल थोड़ा अच्छा है क्योंकि ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Two particles A and B are connected by a rigid rod AB. The rod slides along perpendicular rails as shown, ठीक है। मतलब ऐसा कह रहा है कि ये जो रॉड है वो जैसे से स्लाइड कर रहा है तो एक ऊपर वेलोसिटी एक नीचे की तरफ वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ A टू द लेफ्ट एंड ये पता है, वेलोसिटी ऑफ A जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड, चलो दे दिया, अच्छा किया है। अब ये कह रहा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द B व्हेन एंगल इज 60 डिग्री।
अभी कह रहा है जब यहाँ एंगल 60 डिग्री हो जा रहा है, मतलब जब ये एंगल 60 डिग्री हो गया तब वेलोसिटी बताओ इसका। पता है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैं तुम्हें बस यही कहूँगा, देखो अगर समझ में नहीं आता है ठीक है, तरीका याद कर लो, तरीका याद हो जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा पेपर में सॉल्व करना, ठीक है। देखो अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये 30 डिग्री जब हो जाएगा, एक लाइन में ऐसी को कंटिन्यू करूँ, ये भी 30 हो जाएगा तब। हाँ, अगर ये ऊपर की तरफ वी बी में जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, इधर वी, ऐसे इधर कह रहा हूँ मैं। देखो एक्चुअली में करना क्या होता है यहाँ पे, तुमको इस लाइन पे जो स्ट्रेट लाइन है इस पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने हैं और इसको बराबर कर देना है। क्यों करना है इसका मैं रीज़न बताता हूँ। जब जैसे कि ये एक सिंगल रॉड है तो ये रॉड जो होगा उस रॉड में हर तरफ वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन जब ये सरफेस पे होगा, नीचे सरफेस होगा, ये एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तो इस सरफेस पे ऊपर की तरफ जो जाने की वेलोसिटी होगी और इसकी इस तरफ जाने की वेलोसिटी वो अलग होगी। इसकी ऊपर जाने की वेलोसिटी और इसकी नीचे जाने की वेलोसिटी अलग हो, मतलब ये ऊपर जा रहा है और ये आगे की तरफ जा रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों की वेलोसिटी अलग होगी। लेकिन जब इस पूरे रॉड में देखा जाएगा, अगर इस पूरे रॉड में कोई वेलोसिटी दूंगा तो वेलोसिटी हर जगह सेम होगी। तो रीज़न बस यही हो जाता है, इस लाइन पे हम वेलोसिटी को सेम करेंगे। तो इस लाइन पे मैं एक कंपोनेंट लूँगा वी ए का, जो कि आएगा 10 cos 60। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है। और यहाँ पे मैं लूँगा वी बी cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और मैं इन दोनों को कर दूँगा इक्वल। तो वी बी √3/2 इज इक्वल्स टू 10/2। 2 से 2 कट जाएगा, वी बी जो होगा वो 10√3 होगा। और आंसर इसका यही है, तुम देख लेना क्या आंसर बनता है। मतलब मेरे ख्याल से बनेगा 10/1.73 मान के चलो, 10/2 ही मान के चलो, 5 के आसपास आंसर आना होगा, 5 के पास यही है, 5.80 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A boat is sent across the river with a velocity of 8 km/h. If the resultant velocity of the boat is 10 km/h, then velocity of the river is, अच्छा, A boat is sent across the river with a velocity of 8 km/h. एक बोट को नदी के उस पार भेजा गया 8 km/h से, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो है 10 km/h। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर क्या हो जाएगी, सिंपल है यार, वेलोसिटी ऑफ रिवर स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट कह लो या मैन कह लो इज इक्वल्स टू वी नेट का स्क्वायर। यहाँ से तुम निकाल लोगे वी नेट, क्या पूछा वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी नेट मुझे पता है 10 का है, 10 का स्क्वायर। रिवर का मुझसे पूछा है, बोट का मुझे पता है 64, तो यहाँ पे 6 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलो अगले पार्ट पे आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। A projectile is fired from the surface of Earth with a velocity of 5 meter per second and angle theta with a horizontal, and another projectile fired another planet, ठीक है, with the velocity इतना at the same angle सेम कर दिया है, which is identical with the trajectory of the projectile fire। मतलब कह रहा है ट्राजेक्टरी दोनों की सेम है, मतलब ये जो पाथ फॉलो किया है वो दोनों का सेम है, तो इसका मतलब दोनों का रेंज भी सेम होगा। बहुत बढ़िया यार, क्या बात पता चल गई, दोनों का रेंज भी सेम होगा। अभी कह रहा था वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज, बहुत बढ़िया यार। अब मुझसे जी पूछा, ये अर्थ है, ये कोई प्लैनेट पी है। अब मुझे कह रहा है यहाँ पे तो एक्सेलरेशन जी है, यहाँ पे क्या होगी एक्सेलरेशन, तो मुझे रेंज पता है, तो यहाँ का रेंज और यहाँ का रेंज जब बराबर है तो मैं कह सकता हूँ ना, जब यहाँ का u भी बराबर दोनों का, तो कह सकता हूँ ना u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। ठीक है, नहीं u बराबर नहीं है, यहाँ पे जो u दिया हुआ है वो 5 है, यहाँ पे जो u दिया हुआ है वो 3 है। ठीक है, तो sin थीटा बाय जी, यहाँ पे आ जाएगा u2 स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। जब कह रहा है ये थीटा बराबर है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बराबर है, तो ये दोनों कट जाएगा।
ठीक है। ये जी अर्थ का है, ये मैं ए कह देता हूँ। ए इज इक्वल्स टू U2 मुझे पता है, U2 है 9, U1 है 5 इंटू 10, ठीक है। 18 थोड़ी ना होगा, मैं इसको 9.8 लेता हूँ। मतलब U2 मुझे पता है ये 25 है, आई मीन सॉरी 25 है और ये 10 है, ठीक। 2/5 18/5 आ जाएगा, मतलब बेसिकली 3 पॉइंट समथिंग आंसर है इसका, 3.5 आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप और वेलोसिटी मीटर पर पॉइंट बी पे दिया हुआ है। अच्छा, पॉइंट बी पूछा है मुझसे, बहुत सिंपल है। जब यहाँ पे 2 है तो जब यहाँ पे आएगा तो भी 2 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव डायरेक्शन में है, 2 नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव ये सही है, नेगेटिव ये सही है, ये प्लस में ही रहेगा, ये नहीं है, यही आंसर है डी वाला, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर द एंगल ऑफ थीटा। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 4h इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा, ये दोनों सेम हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4। हाँ, ये हो गया आंसर। मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम द मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कब आता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, ठीक है। विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, द रेंज ऑफ द मिसाइल इज, द रेंज ऑफ द मिसाइल, रेंज पूछा है यार, सिंपल फॉर्मूला लगेगा u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी 20 इंटू 20, 40 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट आएगी इसकी, यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट आएगी, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, मतलब यहाँ से अगर मैं एलिवेशन पॉइंट देखता हूँ हाईएस्ट पॉइंट का, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, एलिवेशन पॉइंट। बेसिकली यहाँ पे एलिवेशन पॉइंट क्या कह रहा है मैं बता रहा हूँ। एलिवेशन पॉइंट कह रही है, तो चलो हो गया एंगल थीटा, मैं कलर चेंज करता हूँ तब बताता हूँ। चलो, यहाँ पे कह रहा है यहाँ से यहाँ तक तुम एक स्ट्रेट लाइन खींचो, यहाँ से यहाँ तक की, और ये एलिवेशन एंगल इसको कहते हैं, यहाँ पे फाई कह देते हैं, ठीक है। तो फाई क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट है, ये रेंज का आधा हो जाएगा, और टैन के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो मतलब टैन थीटा इज इक्वल्स टू h/r/2, मतलब 2h/r। और तुम्हें जैसे कि यहाँ बताया हो 4h इक्वल्स टू r tan थीटा, मैं तुम्हें बता के रखा हूँ, लेकिन छोटा हो ये सारी चीज़ें। यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम हाइट वगैरह सब तुम्हें पता ही चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 45 डिग्री दिया हुआ है। चलो करते हैं हाइट का फॉर्मूला, चलो लिखते हैं सिंपल, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन u स्क्वायर साइन टू थीटा बाय g, ये tan फाई है, कि tan फाई है, ठीक है। तो u स्क्वायर कट जाएगा, g से g कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कट गया, तो बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2, मतलब tan थीटा बाई 2, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1/2, tan फाई जो होगा वो 1/2 होगा, tan फाई जो होगा वो 1/2 होगा, tan इनवर्स 1/2, ठीक है। ये सवाल मैं अच्छा मान सकता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ें तुम्हें सीखने को मिली हैं। इस पर हम लगाएंगे स्टार मार्क।
ठीक है। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड होगी वो हाफ है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, बहुत ईजी है यार, ये प्रोजेक्टाइल है, मैक्सिमम हाइट पे एक ही वेलोसिटी होती है u cos थीटा। वो u cos थीटा जो है वो स्पीड की आधी है 1, तो थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। वेरी सिंपल। A particle of mass m is projected with a velocity v making angle of 45 degree with horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in velocity, ठीक है। कह रहा है पार्टिकल m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी एक 40, मान लो इसी डायग्राम में देख लेते हैं, 45 डिग्री पे पार्टिकल फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से v वेलोसिटी से। जब पार्टिकल लैंड कर रहा है ग्राउंड पे तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का आएगा कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में आएगा। जब वो लैंड कर रहा होगा तभी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो कुछ चेंज हुआ नहीं। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, तो बेसिकली जो चेंज आ जाएगा वो 2mv वर्टिकल, मतलब v परपेंडिकुलर कह देते हैं। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v साइन 45 डिग्री, v परपेंडिकुलर, तो 2m v बाई √2 मतलब mv √2, ठीक, mv √2। बस ये आंसर आ गया, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल इन द रेशियो। देखो अगर ऐसा सवाल तुम्हारे दिमाग में आया हो तो देखो तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर पेपर में सवाल तुम्हारे सामने अचानक से आ गया हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स और मोस्ट ऑफ द लोग यही पढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने भी यही पढ़ाया है, रेंज सेम होती है थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं थीटा को यहाँ पे 30 लेता हूँ तो 90 माइनस थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। इन दो एंगल के लिए रेंज सेम होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सी चीज़ें दी हैं। ये सवाल सबसे पहले अगर तुम्हारे सामने पेपर में आएगा तो तुम सबसे पहले ये चीज़ सोचोगे कि यार मैंने तो क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा थीटा है 90 माइनस थीटा है, तो जब दिमाग में वही आना चाहिए कि क्या ये उसी का कुछ तोड़ मरोड़ के या कुछ अलग तरीके से क्या वही बात कहना चाह रहा है। मतलब ओवरऑल तुमने सिलेबस पर स्टिक रहोगे, जो भी तुमने सिलेबस में पढ़ा है तुम उस चीज़ पे स्टिक रहोगे, उसी के दायरे में सोचोगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। यहाँ पे बहुत सिंपल, यहाँ पे मैं थीटा को 15 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस थीटा को 15 डिग्री ले रहा हूँ। ये जो थीटा है ये बता रहा है एंगल, ये बता रहा है एंगल किससे प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ पे ये पूरा बता रहा है कि किस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, मतलब ये एंगल ये पूरा एंगल बता रहा है 45 माइनस थीटा, ये अकेला थीटा नहीं है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा बता रहा है। अगर सपोज़ कि मैं यहाँ पे इस थीटा की जगह 15 डिग्री लेता हूँ तो इस पूरे की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी और इस पूरे की वैल्यू 45 प्लस 15 मतलब 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या इन दो एंगल्स के लिए रेंज सेम होगी? हाँ, क्योंकि तुमने पढ़ा था कि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम होता है। समझ रहे हो? जो भी पेपर में आया उसको थोड़ा एग्जाम्पल से, थोड़े लॉजिक से सपोर्ट करके अगर टिक करोगे तो 95% चांसेस हो जाएंगे कि वो सही हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक यार सही लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल ये थीटा हो गया और एक ये 90 माइनस थीटा ये वाला हो गया, समझ रहे हो? तो बस बेसिक यही थी चीज़ें। तो रेशियो 1:1 ही आएगा। A particle A is dropped from a height and another particle B is projected in horizontal direction with speed 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड कह रहा है फ्रॉम द सेम हाइट, अच्छा ठीक है। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ हाइट एंड दूसरे पार्टिकल B को
प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जैसे कि ये अगर मैं कहूँ ये रूफ है कहीं का, ये किसी बिल्डिंग का रूफ है, यहाँ पे दो पार्टिकल है, एक को फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वो कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल फॉलो किया होगा। 1 सेकेंड, ये कुछ वो ऐसा प्रोजेक्टाइल फॉलो किया होगा, ये सीधा नीचे आ गया होगा, ठीक है, ये यहाँ पे सीधा आ गया। 1 सेकेंड, ये यहाँ पे सीधा आ गया और ये ऐसे आया। तो बात ये कह रहा है, अब देखो बात ये कह रहा है, पार्टिकल ए विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, पार्टिकल बी विल रीच ग्राउंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, मतलब बेसिकली यहाँ पे टाइम ही पूछा है, मतलब दोनों में से कौन जल्दी आएगा। अगर इसको मैं टी ए कहूँ, इसको टी बी कहूँ, जैसा कि मैंने पढ़ाया है ऊपर कि ये जो वेलोसिटी है ये है एक्स एक्सिस में, तो ये जो वेलोसिटी है वो रेस्पॉन्सिबल है इसके हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, मतलब रेंज के लिए। लेकिन इस एक्सिस में, जो वर्टिकल एक्सिस में नीचे की तरफ जो वेलोसिटी वो तो ज़ीरो है, तो वर्टिकल एक्सिस है उसके लिए तो ये सिर्फ एक ड्रॉप का ही केस बन गया। हालांकि इसको मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी सपोर्ट करूँगा। इसका पहले वाले का तो तुम्हें पता है कि पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, खैर नहीं पता तो भी हम निकाल लेते हैं। अगर ये h हाइट है, s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी, जी टी इज इक्वल्स टू 2h/g, ये रूट में आ गया, ठीक है, ये आ गया टाइम है, ये आ जाएगा टाइम है। अब टाइम बी की मैं बात करूँ, टाइम बी का क्या हो जाएगा, टाइम बी का भी वही है, इसको दो मोशन में तोड़ेंगे x और y, y एक्सिस में सिर्फ नीचे की तरफ वेलोसिटी है, तो इसका भी टाइम हो जाएगा 2√2h/g। बस वैसा, बस यही है, तो दोनों का टाइम सेम है। तो बोथ द पार्टिकल विल रीच ग्राउंड एट द सेम विथ सेम स्पीड, नहीं हाँ साइमल्टेनियसली, स्पीड अलग अलग होगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे भी तो आएगा, ये कंपोनेंट इसका। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास एंड विथ सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन विच विल रिमेन सेम। थीटा एंड 90 माइनस थीटा वाला केस है तो रेंज सेम होगा। इफ बॉडी ए ऑफ मास m इज थ्रोन with velocity v at an angle 30 degree with horizontal and another body b of the same mass is thrown with the same speed at angle of 60 degree with the horizontal, the ratio of the horizontal speed। क्या क्या कह रहा है, हम चीज़ों को लिख के ही देखेंगे। दोनों a बॉडी b बॉडी है, दोनों का मास m है, एक को 30 डिग्री से फेंका गया है, दूसरे को 30 डिग्री से फेंका गया है, एक की वेलोसिटी v है, दूसरे की भी वेलोसिटी v है, तो ये थीटा एंड 90 माइनस थीटा का केस बन गया। तो रेंज इसकी अगर r है तो इसकी भी रेंज r होगी, तो 1:1 में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के क्वेश्चंस पे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली काइनेमेटिक्स इंक्लूड है इसमें क्या है, इसमें बेसिकली तुम्हें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का तुम्हें रेडियस पता होता है, क्या होता है रेडियस। अगर सर्कल में तुम घूम रहे हो तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, टू पाई आर, पाई की दो वैल्यू लेते हैं 3.14, 22/7। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हम कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी सबसे पहली चीज़ जानो कि ये क्या होता है, ये होती है एक्सियल वेक्टर। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और ये एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अगर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो सर्कल अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो ऊपर की तरफ होगा। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब एक्सियल वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऊपर की तरफ कर रहा है, मैंने बताया था इस चीज़ को, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है।
और इसका वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ठीक है, बस इतनी चीज़ें जाननी है इसमें अभी, बाकी जैसे जैसे चीज़ें अभी आगे आएंगी मैं बताते रहूँगा। ये है भाई, टेक्नोलॉजी में इतनी सारे लैग देखने को मिलते हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इन कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी। कंसेंट्रिक की बात कर रहा है, मतलब एक के अंदर एक। यहाँ पे अभी तक फिजिक्स नहीं आई, अभी तक सिर्फ बेसिक बातें हो रही हैं। कंसेंट्रिक सर्कल है, एक ए है और एक बी है, इसको कहीं बीच में ला के रखेंगे। हाँ, एक ए है और एक बी है। वेलोसिटी वी ए भी दिया हुआ है। ठीक है, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, टाइम पीरियड सेम है। ठीक है, जैसे कि ओमेगा को मैं बताता हूँ, वेलोसिटी तो जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ओमेगा जो होता है, ओमेगा को हम लिखते हैं सेकेंड वन की इसकी होती है यूनिट। ठीक है, मतलब सेकेंड इनवर्स, मतलब 1/t को हम ओमेगा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कहते ही हैं, 1/t को ओमेगा हम कहते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो एंगुलर स्पीड ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? मतलब तुम्हें इतना चीज़ ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे कह दिया जब देयर टाइम पीरियड सेम, इसका मतलब टी ए टी बी बराबर है, इसका मतलब ओमेगा ए इज इक्वल्स टू ओमेगा बी, तो दोनों के बीच का रेशियो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v0 मीटर पर सेकंड इन द nth राउंड। ठीक है, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। बढ़िया। इसमें क्या कहा है, एक पार्टिकल है जो कि चल रहा है एंड उसने n बार चल चुका। जब वो n टाइम्स चल चुका है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2π/n हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और इसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी से नहीं मतलब है फाइनल क्या, हमें ओमेगा फाइनल से मतलब है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से हमें मतलब है, तो हम एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ये क्रॉस है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। तो मुझे पता है वेलोसिटी इतना हो गया अपॉन आर इज इक्वल्स टू ओमेगा, जैसा कि तुम्हें फॉर्मूला पता है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल 2 अल्फ़ा थीटा। ठीक है, ओमेगा फाइनल तुम्हें पता चल गया, v² अपॉन r²। अल्फ़ा तुमसे पूछा है, और थीटा मैंने बताया कि क्या है, थीटा है 2πn हो गया। ठीक है, अगर अल्फ़ा निकालना है तो v0 का स्क्वायर अपॉन 4πn r², ये तुम्हारा आ जाएगा अल्फ़ा। तुम्हारा हो गया आंसर क्या है दिया है, v0 अपॉन 2 नहीं 4 होगा, ये भी नहीं, ये होगा, सी आंसर है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, बस थोड़ा सा तुम्हें बेसिक पता हो ना सर्कुलर मोशन का तो आराम से हो जाना है। इन द गिवन फिगर एक्सेलरेशन इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 2.5 मीटर एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। ठीक है यार, स्पीड पूछा है, एक्सेलरेशन जो है इधर दिया हुआ, देखो एक्सेलरेशन का यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे तुम सीधा दो कंपोनेंट निकाल लो, ए हो जाएगा a cos 30, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं यहाँ पे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक्सेलरेशन का, मैं दो कंपोनेंट निकालूंगा, एक हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ए तुम्हें पता है 50 मीटर पर सेकेंड है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, स्पीड तुमसे पूछा है, ए दिया हुआ है, तो ये जो ए दिया हुआ है, इसका जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, जैसे कि यहाँ पे ये होगा सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन
टूवर्ड सेंटर है वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल, और जो एक्सेलरेशन टूवर्ड पेरिफेरी या फिर ट्राजेक्टरी कह लो वहाँ पे होता है तो कह देंगे उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का तो वही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलोगे तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल बदल जाता है। ठीक, यहाँ पे इतना तुम्हें समझ में आया ना कि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट निकाले, मैंने AC और AT निकाल लिया है। व्हाट इज AC? AC इज सेंट्रीपिटल, व्हाट इज AT? टेंजेंशियल। सिंपल। अब यहाँ पे कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका a 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है। ठीक, इसका सर्कुलर मोशन से भी कोई नाता नहीं है। रिप्रेजेंट टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, देखो कह रहा है टोटल एक्सेलरेशन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक, वो जब चल रहा है तो उस पार्टिकल की स्पीड, तुम बताओ पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर निकालेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, v²/r होता है। AC क्या है तुम्हारा, a cos 30 डिग्री v²/r। a तुम्हें पता है 15 दिया हुआ है, cos 30 की वैल्यू तुम्हें भी पता है √3/2 होती है। v², r कितना दिया हुआ है, r तुम्हारा दिया हुआ है 2.5। ठीक है, r 2.5 दिया हुआ है, यहाँ से तुम निकाल सकते हो v² = cos 30 वैल्यू, हाँ ठीक है, 15 × 20/2 × √3, आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी तुम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, अब तुम आंसर निकालना, आंसर निकल आएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा है पार्टिकल का। ठीक है यार, अब जैसे कि देखो यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड दिया हुआ तो यहाँ से मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ। कैसे? ओमेगा = 2π/t, ओमेगा = 2π/0.2π, पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ से 0 हट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ से 2, मतलब ओमेगा = 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ मैंने ऊपर क्या बताया, अच्छा यार देखो यहाँ मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ये इक्वल्स टू कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक, और ओमेगा जो होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई थी, थोड़ी सी। ठीक है, ये रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे मुझे पता चल गया ओमेगा। अब मुझसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है। कैसे? ω²r 10² × r क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर मुझे पता चल गया कि 5 है। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर लॉन्ग इज वर्ल्ड इनटू हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, विद द कांस्टेंट स्पीड को करेंगे सर्कल। इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकेंड, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे बताया है 22 रिवॉल्यूशंस किए हैं 44 सेकेंड में, तो एक रिवॉल्यूशन कितने में किया है, तो 44/22 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 सेकेंड में उसने एक रिवॉल्यूशन किए हैं। अगर मैं ओमेगा की बात करूँ तो ओमेगा क्या होगा, 2π/t होता है, मतलब 2π/2, मतलब ओमेगा जो है पाई हो जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करें, ये हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे ω²r से, तो आ जाएगा π² × 1 है क्या, हाँ, π² × 1, मतलब आ जाएगा लगभग π² का वैल्यू तुम्हें पता है क्या होता है, वो लगभग 9.8 के आसपास होता है। ठीक, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे π² लिखा हुआ है। π² मीटर डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, हाँ ये सही है क्योंकि सेंट्रीपिटल है ये। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कल ऑफ द रेडियस 20π मीटर विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इतनी दी हुई है एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन के एंड पे। ठीक है, आफ्टर मोशन हैज बिगन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला।
क्या ये फॉर्मूला लगेगा? क्या ये फॉर्मूला लगेगा? सोचो इस चीज़ को। खैर हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ओमेगा 80/25, ठीक है। फाइनल मुझे पता चल गया था कौन सा वेलोसिटी, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन के एंड पे। तो सिक्सटीन पाई स्क्वायर 8 अल्फ़ा पाई, पाई से पाई कटेगा 8 से 2, अल्फ़ा मुझे पता चल गया अल्फ़ा 2 पाई है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन तुम्हारा 2 पाई दिया हुआ है। अब यहाँ से तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। अब तुम निकालोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फ़ा जो कि है 2 पाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा तुम्हारा। फॉर्मूला होता है AT इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। AT तुमसे पूछा है, आर तुम्हें पता है 20/पाई है, और अल्फ़ा तुम्हारा 2 पाई आ चुका है, तो पाई से पाई कट जाएगा, मतलब 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस फार्मूला को ध्यान रखना, ये फार्मूला नहीं बोलना चाहिए। तो 40 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 40 होगा, 40 पाई नहीं से 40 है, ठीक है। Two particles having mass m and small m are moving in a circular path having radius and r and r. If their time period are same, then the ratio of angular velocity repeated सवाल है 1 होगा। Two racing cars of mass m1 and m2 are moving in a circle with the radius r1 and r2 respectively. Their speed are such that each makes a complete circle in the same time. मतलब वो दोनों सेम टाइम में कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड, ठीक है। ये कह रहा है दो कार है M1 M2 जिसका मास M1 M2 दिया हुआ है, वो दो अलग अलग रेडियस पे चल रहा है R1 एंड R2। उनकी स्पीड कुछ ऐसी है कि ईच मेक्स कंप्लीट सर्कल इन सेम टाइम, मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ठीक। ओमेगा सेम है दोनों का, ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम है, ठीक है। वेलोसिटी अलग अलग होगी तब भी तो यार सेम टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस, एक का मान के चलो एक का रेडियस कम है, एक का रेडियस ज़्यादा है, जिसका बाहर रेडियस ज़्यादा है उसको ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी उतने टाइम में पूरा सर्कल कवर करने के लिए, ठीक है। अभी कह रहा था रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड कार, ठीक है। एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछा हुआ है, तो इसका रेशियो ओमेगा बराबर है तो 1:1 हो जाएगा यार। A body is whirled in a horizontal circle of radius 20 सेंटीमीटर if an angular velocity if 10, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल सर्कल में रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20/100 मीटर। व्हाट इज़ द लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ? बहुत सिंपल है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर अच्छा 10 रेडियन है, 10 पाई नहीं है, 10 रेडियन है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। एंगुलर स्पीड पूछा है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, इसका मतलब एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा, तो 120/60 मतलब 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी 2 पाई इंटू 2 मतलब 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फैन हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 120 RPM मतलब रोटेशन पर मिनट, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड, ठीक है। तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन अगर पूछा हुआ है तो बेसिकली तुम्हें निकालना है अल्फ़ा, लेंथ दिया हुआ है, सब तो दिया हुआ है यार, अल्फ़ा नहीं तुम्हें ए निकालना है। तो अगर तुम अल्फ़ा निकाल लोगे तो तुम ए निकाल सकते हो, AT इक्वल्स टू आर अल्फ़ा से ए निकाल सकते हो। बाकी ये रिपीटेड सवाल है एकदम सेम ऊपर जैसा है, खैर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा।
तुम्हें मैं ये चलो हिंट देते रहा हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, तुम इसको कर लोगे बाय 60, 20 रोटेशन पर सेकेंड आ जाएगी। ओमेगा तुम्हारा 2 पाई × 2 मतलब 4 पाई यहाँ पे ओमेगा आ जाएगी तुम्हारी। फिर उसके बाद तुम्हें अब यहाँ लेंथ दिया हुआ है, और तुम अब यहाँ से अल्फ़ा भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट अल्फ़ा निकाल सकते हो तुम यहाँ से, अल्फ़ा के बाद डायरेक्ट 80 भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा ये अपने दिमाग पे स्ट्रेस दो उसको। ठीक, अब आते हैं इफ़ a क्रॉस b इज इक्वल टू रूट a डॉट बी, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बहुत बहुत आसान है यार ये तो। अगर a क्रॉस b को मैं लिखूँ ए बी साइन थीटा, क्या ये गलत है? नहीं। √3 है। a डॉट b को मैं लिखूँ ए बी कॉस थीटा, क्या ये गलत है? नहीं। ए बी कट जाएगा, tan थीटा √3 आ जाएगा। जब थीटा √3 है तो इसका मतलब एंगल जो है वो है 60 डिग्री। a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, थोड़े बड़े जगह पे लिखते हैं, ठीक। हाँ, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये आ जाएगा ए बी। यहाँ पे cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो आ जाएगा ए बी। सिंपल, बहुत इजी था ये। ठीक है, tan 30 sin 60 अपॉन, ठीक है, √3/2। ठीक, अब आते हैं 2000, ये 2021 में सवाल आया था काइनेमेटिक्स का। अब आते हैं 2022 के सवाल पे। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। भाई साहब लूप होल, बहुत लोग जल्दबाजी में पढ़ेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल से मान के कर देंगे। ठीक है, 60 डिग्री विद द वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्राजेक्टरी, सिंपल है। u cos थीटा मतलब स्पीड 10 है, तो साइन 30 का हिसाब से √3/2 हो जाएगा। cos 30 का मतलब √3/2, 5√3 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत लोग जल्दबाजी में ये मार के आएंगे तो गलत हो जाएगा। A bullet is fired from the gun at a speed of 280 मीटर पर सेकेंड in a direction 30 डिग्री above the horizontal। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बुलेट। थर्टी डिग्री है। नौ सौ अस्सी मीटर होगा लगभग इसको हम मान सकते हैं। हाँ, इसको हम मान सकते नहीं यार, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? 7×4 = 28, 2 980, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नीचे 9.8 लूँगा तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। ठीक है, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपर विद द वेलोसिटी इतना, द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द ब्रिज। ठीक है यार, मान लो ब्रिज यहाँ पे है और नदी यहाँ बह रही है। ठीक है, नदी यहाँ बह रही है, उसने यहाँ से फेंका, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया होगा कहीं पे, डायग्राम अच्छा होना चाहिए फिजिक्स में, कहीं यहाँ पे आया और फिर नीचे चला गया। ठीक है, अब ये टोटल टाइम बता रहा है, द बॉल स्ट्राइक द वाटर आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद बॉल ने स्ट्राइक किया, तो ये टोटल जर्नी यहाँ से यहाँ तक की जर्नी क्या हो जाएगी? 2u/g 2 × 4/10 मतलब 0.8 सेकेंड लगा यहाँ से यहाँ आने में, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा? 4 - 0.8 मतलब 3.2 सेकेंड लगा यहाँ से यहाँ जाने में। अब क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव वाटर सरफेस, हाइट पूछा है ब्रिज की। जब यहाँ से ऊपर इसने फेंका 4 मीटर पर सेकेंड से,
तुम्हें पता है नीचे भी आएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। तो वी स्क्वायर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस तुमसे पूछा है, यू तुम्हें पता है 4, टी भी तुम्हें पता है 3.2 प्लस हाफ 10 इंटू। भाई बहुत कैलकुलेशन दे दिया इसमें तो, खैर हम निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। 4 इंटू ठीक है, बत्तीस बाहर निकाल लेता हूँ, 32/10, 4 प्लस 16, फिर ये आ जाएगा 32/10 इंटू 20, आ जाएगा 64 मीटर। बहुत सिंपल। अगर तुम यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करते एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाता। मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, सॉल्व कर दिया। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो तुम्हें समय के साथ समझ में आएंगी। और अगर तुमने इस चीज़ को एक बार देख लिया, अगली बार ऐसा कोई भी सवाल आएगा जिसमें इससे ऐसी कुछ कैलकुलेशन होगी, तुम्हारा दिमाग अपने आप चल जाएगा वहाँ पे। अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद अ वेलोसिटी। अच्छा ठीक है। व्हेन द बुलेट ट्रैवल 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक, इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली, velocity of the bullet becomes u/3, then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block। ठीक है, the total length of the block कह रहा है यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक है, ठीक, जिसकी लेंथ दी हुई है l। यहाँ से इसने एक बुलेट फायर की, तो 24 सेंटीमीटर जब उस बुलेट ने चली तो उसकी वेलोसिटी यहाँ से u से घट के u/3 हो गई। अब कह रहा है कि जब लास्ट तक जा रहा है, यहाँ तक जब पहुँच गया है तो उसकी वेलोसिटी पूरी 0 हो गई है। अब मुझसे लेंथ पूछा है। बहुत सिंपल है, मैं 2 इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। जैसे कि v फाइनल, पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का बनाऊंगा इक्वेशन, फिर यहाँ से यहाँ तक का बनाऊंगा 2 इक्वेशन। ठीक, पहले इक्वेशन में देखूँ v फाइनल क्या है, u/3 -a इंटू एस। -a क्या लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो बुलेट को रोक रहा है, वो है 24 सेंटीमीटर है। तो ठीक है यार, उसमें क्या ही करना है। ठीक, फिर एक इक्वेशन बनेगा ये v फाइनल 0 है माइनस u², a तो सेम ही लगेगा इंटू l। ठीक है, यहाँ पे x मैं कह दे रहा हूँ 24/x, 24 मतलब 24 सेंटीमीटर को मैंने x कह दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं दोनों को डिवाइड क्यों, ये कट जाएगा, बचेगा मेरे पास ये भी क्या हो जाएगा, अगर मैं 9/9 करता हूँ यहाँ पे तो आ जाएगा -8u² अपॉन 9 अपॉन माइनस u², u है ये, इज इक्वल्स टू x/l, माइनस माइनस कट जाएगा, u² कट जाएगा, 8/9 इज इक्वल्स टू 24 अपॉन l, यहाँ पे कर दूंगा 3 जा, l इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल लेंथ। सिंपल है यार, बहुत इजी सवाल था। अब पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन। अब पार्टिकल जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से इन अ सर्कुलर पाथ, वो क्या मेंटेन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी? एकदम नहीं। वेरिंग वेलोसिटी, हाँ ये हो सकता है। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा बदलते रहेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, तो वेरिंग एक्सेलरेशन होगा। हाँ, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, सेंट्रीपिटल वो भी तो टुवर्ड सेंटर है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेस के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है 53 का मोस्ट अप्रोप्रिएट वेरिंग वेलोसिटी विथ वेरिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया सारे क्वेश्चंस। अब आई होप सो तुम्हें बहुत हेल्प मिली होगी, तुम्हें एक तरीका मिला होगा
कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो। अभी मिनिमम देखो तुम्हें 14 से 15 घंटे की पढ़ाई करनी है। क्यों? 4 महीने बचे हुए हैं। 4 महीने में तुम्हारा भविष्य बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए तैयार रहना और पढ़ के आना यार, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के आना।